मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सड़क पर कुछ रौनक नजर आने लगी थी। मैं इस रौनक से बचना चाहता था, चुनाचे मैं सड़क से हटकर फुटपाथ पर होकर चलने लगा, जहाँ कहीं कहीं स्टोर नुमा दुकानें थीं। एक जगह फुटपाथ पर चाय और पान सिगरेट का खोखा था। उसके सामने फुटपाथ पर दो मद्रासी सिर्फ धोतियां पहने चाय के गिलास हाथों में लिए बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैंने सोचा कि ये आम किस्म के आदमी हैं, इनसे पूछना चाहिए। मैं उनके पास चला गया। दोनों ने मेरी तरफ देखा। मैंने वहाँ की आम हिंदुस्तानी बोलचाल में पूछा कि गोलकर कहाँ है। मुझे गोलकर जाना है। उनमें से एक ने बाजू से एक तरफ इशारा करके कहा, उधर को जाएगा, उधर एक रोड क्रॉस कर लेगा, सामने वाला बाजू गोलकर को जाएगा। मैंने उनसे ज्यादा बातें करना मुनासिब न समझी और खामोशी से जिस तरफ मद्रासी ने इशारा किया था उस तरफ चलने लगा। सामने शाहराह में से एक सड़क निकलकर अंदर की तरफ चली गई थी। मुझे उसी सड़क को क्रॉस करना था। मैं सड़क क्रॉस कर गया। यहाँ दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे फ्लैटों वाली बिल्डिंगें थीं। मैं सामने वाली सड़क पर आ गया। ये पतली सड़क से छोटी थी और इसमें अक्सर दुकानें बंद हो चुकी थीं। मैं दुकानों के बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता आगे चला जा रहा था। अक्सर बोर्ड तमिल जबान में लिखे हुए थे, कहीं कहीं अंग्रेजी के बोर्ड भी थे, मगर उनमें जय भारती भंडार का बोर्ड कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं आगे चलता गया। एक दुकान के अंदर से रोशनी बाहर सड़क पर आ रही थी और तमिल गानों की आवाज भी आ रही थी। ये जरूर कोई होटल यानी रेस्टोरेंट होगा। ये सोचकर मेरे कदम जरा तेज हो गए। पुलिस का एक सिपाही जो साइकिल पर सवार था मेरे सामने से आकर गुजर गया। उसने मद्रास की पुलिस की वर्दी यानी निक्कर और खाकी रंग की दो पल्ली टोपी पहन रखी थी। हाथ में बेत का डंडा भी था। मैं अपने ध्यान में चला जा रहा था। उसने मुझे एक नजर देखा और गुजर गया। जिस दुकान के अंदर से रोशनी और तमिल गाने की आवाजें आ रही थीं, वो जय भारती भंडार नाम का रेस्तोरां ही था। एक लंबी दुकान थी जहाँ कुर्सियां मेज बिछे थे। स्पीकर पर मद्रासी गाने वाली का रिकॉर्ड बज रहा था। दुकान में काफी ग्राहक बैठे कॉफी पी रहे थे। यहाँ भी कॉफी का ज्यादा दौर था। मैं पहले तो बाहर खड़ा रहा कि कोई बहरा बाहर निकले तो उससे गंगू का पूछूं। जब अंदर से कोई मुलाजिम टाइप का आदमी बाहर न निकला तो मैं हिम्मत करके रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया और जाते ही जहाँ कुर्सी खाली देखी वहीं बैठ गया। एक काला कलोटा मद्रासी लड़का मेरी मेज पर आकर मेज पर कपड़ा मारते हुए तमिल जबान में कुछ बोला। मैंने कहा, एक ग्लास कॉफी लेगा। वो जाने लगा तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाकर हिंदुस्तानी में पूछा, क्या गंगू आज छुट्टी पर है? मैंने ये जाहिर किया कि मैं उसे जानता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। उसने वहीं से आवाज दी और तमिल जबान में कुछ कहा। उसमें गंगू का नाम भी था। उसने गंगू को ही आवाज दी थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक 50-55 साल की उम्र का गहरे सांवले रंग का आदमी, जिसने घुटनों तक मैली सी लुंगी और मैली सी हल्की बनियान पहन रखी थी, अपने बालों को एक हाथ से खुजाता मेरी तरफ चला रहा था। पहले तो मुझे शक हुआ कि ये वो आदमी नहीं हो सकता जिससे मिलने को मुझे स्वामी जी ने कहा है, लेकिन फिर ख्याल आया कि हमारे आदमी इसी तरह काम किया करते हैं। वो मेरे पास आकर तमिल में कुछ बोला। मैंने कहा, तुम्हारा ही नाम गंगू है? उसने कान के पीछे बीड़ी निकाल कर सुलगाते हुए कहा, फोकट बात नहीं करेगा, क्या पीना मांगता? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे स्वामी जी ने भेजा है। उसने ये सुना तो उसके चेहरे की कैफियत में जरा सा भी फर्क न आया। बीड़ी का धुआं उड़ाते हुए वो कपड़े से मेरी मेज साफ करने लगा और मुझसे पूछा, क्या पिएगा बाबू? मैंने कहा, कॉफी पिएगा। वो चला गया। मुझे उलझन में छोड़ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये असली गंगू है या कोई और गंगू है, मगर स्वामी ने उसी रेस्तोरां का पता लिखा था और इस रेस्तोरां में एक ही गंगू होने का ज्यादा इम्कान था। फिर ख्याल आया कि वो मुझसे कोड वर्ड सुने बगैर हरगिज किसी रद्द अमल का इजहार नहीं करेगा। जब वो कॉफी का ग्लास लेकर मेरे पास आया तो मैंने आहिस्ता से कहा, जय सीताराम। उसने अपना हाथ में पकड़ा हुआ रुमाल जिससे वो मेज साफ करता था नीचे गिरा दिया। उसे उठाने के लिए झुका और रुमाल उठाने के साथ ही कहने लगा, भंडार के पीछे चले जाओ, मैं आता हूँ। ये जुमला उसने हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि बड़ी साफ उर्दू में बोला था। मेरी जान में जान आई कि इस परेशानी के आलम में कोई तो अपना साथी मिला। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था कि कॉफी का बिल अदा कर सकता। मैंने पहले से सोची हुई स्कीम पर अमल करते हुए कॉफी का ग्लास मुंह के करीब लाकर सूंघा और लड़के को आवाज दी। लड़के की बजाय गंगू आ गया। उसने तेज आवाज में बोला, क्या बोलेगा अब? मैंने कहा, कॉफी में से साबुन की बू आ रही है, मैं नहीं पी सकता, इसे ले जाओ। गंगू ने तुर्श होकर कहा, तो फिर दूसरे भंडार में जाओ, साला आ जाता है कहीं से। वो समझ गया था कि मैं खस्ता हालत में हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक रास्ता बाएं तरफ जाता था। मैं उस पर से होता हुआ रेस्टोरेंट के अकब में आ गया, जहाँ एक नाला बह रहा था। यहाँ अंधेरा था और गंदे पानी की बू फैली हुई थी, मगर मुझे इसी जगह ठहर कर गंगू का इंतजार करना था। एक जगह कचरे का बहुत बड़ा ड्रम पड़ा था। मैं ड्रम की ओट में होकर खड़ा हो गया। 10-15 मिनट गुजर गए। आखिर मुझे एक तरफ से अंधेरे में इंसानी साया अपनी तरफ आता नजर आया। ये गंगू ही था। वो मेरे करीब आकर खामोश खड़ा हो गया। बोला, तुम पीछे किधर से आए हो? मैंने कहा, जहाँ से हमारे सब लोग आते हैं। वो बोला, किसी का नाम लो। मुझे यकीन हो गया था कि गंगू यही है और ये अपना ही आदमी है। अब वो इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि क्या मैं भी उसका आदमी हूँ। मैंने कमांडर शेरवान का नाम लिया तो उसने पूछा, वो कहाँ होता है? मैंने कहा, श्रीनगर की पहाड़ियों में। उसने पूछा, तुम्हें स्वामी जी कहाँ मिले थे?
मैंने कहा फौजी हेडक्वार्टर के टॉर्चर चैम्बर 5 में भारतीय फौजी कैप्टन जोशी के पास वो मुझे मिले थे जब मुझे सख्त टॉर्चर किया जा रहा था। गंगू ने मुझसे हाथ मिलाया और बोला मेरे साथ आओ। मैं उसके पीछे चल पड़ा। वहाँ अंधेरा था। साथ वाली इमारतों की हल्की हल्की रोशनी वहाँ पड़ रही थी। हमने एक जगह से नाले का टूटा फूटा लकड़ी का पुल उबूर किया और उतरकर नीचे दरख्तों में आ गए। ये ताड़ और नारियल के दरख्त थे। हम इन दरख्तों में इधर उधर गुजरते काफी दूर तक चले गए। अंधेरे में कहीं झोंपड़ियां नजर आईं। वहां से आगे एक तरफ छोटा सा खोखा खड़ा था। गंगू वहां जाकर रुक गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसने धोती के ढब में से चाबी निकालकर खोखे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था और नारियल के तेल की बू फैली हुई थी। गंगू ने दरवाजा बंद कर दिया और माचिस जलाकर एक मोमबत्ती रोशन कर दी। खोखा एक तंग सी जगह थी जहां फर्श पर चटाई बिछी थी और कोने में टीन का संदूक पड़ा था और रस्सी के साथ पुरानी धोती लटक रही थी। गंगू चटाई पर बैठ गया और मुझे भी अपने पास बिठा लिया। कहने लगा जिस रोज जियागामी खाड़ी में इंडियन नेवी के 2 जहाज धमाके के बाद गर्क हो गए थे, मैं उसी वक्त समझ गया था कि अपने कश्मीरी कमांडो पौंडीचेरी में पहुंच गए हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा कोई और साथी तो नहीं पकड़ा गया। मैंने कहा मेरे साथ सिर्फ एक ही कमांडो था। वो जहां हम ठहरे हुए थे वहां से 5 मिनट पहले ही निकल गया था। गंगू ने पूछा तुम सिर्फ 2 ही थे? मैंने कहा हम तो सिर्फ 2 ही थे, बाकी अगर जहां हो तो मुझे उनका मालूम नहीं। गंगू ने मुझे बीड़ी देते हुए कहा बीड़ी पियोगे? मैंने बीड़ी ले ली। उसने माचिस जलाकर मेरी बीड़ी सुलगाई, एक बीड़ी खुद भी सुलगाई और बोला तुम खुशकिस्मत हो कि इस फौजी कैंप में तुम्हें ले जाया गया जहां हमारे लीडर स्वामी गोरखनाथ के भेस में आते जाते रहते हैं। उन्हें यकीनन पता चल गया होगा कि कश्मीरी कमांडो को पकड़कर वहां लाया गया है। वो अचानक कैप्टन जोशी के पास नहीं गए होंगे। वो सोची समझी स्कीम के तहत वहां आए होंगे। मैंने कहा मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि जब मैं और वो टॉर्चर चैम्बर में अकेले थे तो उन्होंने कागज में लिपटा हुआ पिस्तौल थैले में से निकाल कर मुझे दिया और कहा था कि इसमें एक पर्चा भी है जिस पर एड्रेस लिखा है, जहां मुझे गंगू बैरे से मिलना है। इस मतलब है कि वो पहले से जानते थे कि मैं वहां मौजूद हूं और उन्होंने मुझे वहां से फरार होने का मौका फराहम किया है। चुनाचे वो पर्चा लिखकर और पिस्तौल लेकर मेरे पास आए थे। गंगू ने पूछा वो पिस्तौल कहाँ है? मैंने पतलून की पिछली जेब में से पिस्तौल निकालकर उसको दिया। वो मोमबत्ती की रोशनी में पिस्तौल को बड़े गौर से देखने लगा। फिर बोला ये पिस्तौल हमारे एक साथी ने पौंडीचेरी के एयरफोर्स डिपो से उड़ाया था, ये तुम अपने पास ही रखो। मैंने उसे कहा कि अब तक मुमकिन है मेरे फरार का फौज को इल्म हो गया हो। फौज और पुलिस जरूर मेरी तलाश में शहर में निकल आई होगी। मैं जहां से गया तो मेरी चेकिंग भी हो सकती है। ये पिस्तौल मुझे दोबारा गिरफ्तार करवा देगा। गंगू बोला तुम अभी मेरे पास ही रहोगे। गंगू ने मेरा पिस्तौल लेकर वहीं कोने में संदूक के पीछे कपड़े में लपेट कर छुपा दिया। उसने मुझे अपना असली मुसलमान नाम बताया। गंगू जाने लगा तो बोला मैं होटल बंद होने के बाद आऊंगा, तुम यहीं रहना, बाहर मत निकलना। वो चला गया। मैं झोंपड़े में ही चटाई पर कुछ देर बैठकर आइंदा क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इन बातों पर गौर करता रहा। गंगू काफी देर बाद आया। वो मेरे लिए कुछ खाने को भी लाया था। मैंने खाना वगैरह खाया। उसने कहा मैंने स्वामी जी को पैगाम भिजवा दिया है कि तुम मेरे पास पहुंच गए हो, वो कल रात तुमसे मुलाकात करेंगे। मैंने कहा गंगू भाई मेरा नागपुर वापस पहुंचना बहुत जरूरी है। वो बोला स्वामी जी ही इसका इंतजाम करेंगे, तुम अकेले यहाँ से निकले तो पकड़े जाओगे। सबसे पहले तो सुबह तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा, ये गंदे हो रहे हैं। मैंने उससे पूछा स्वामी जी क्या मुझसे मिलने आएंगे? गंगू ने कहा नहीं, हमें उनके पास जाना होगा। ये मैं तुम्हें कल शाम को ही बता सकूंगा कि स्वामी जी से कहाँ मुलाकात होगी। उसके बाद गंगू सो गया। मैं भी सो गया। दूसरे रोज काफी देर तक सोया रहा। गंगू जा चुका था। दिन काफी निकल आया था। गंगू मेरे लिए चाय वगैरह लेकर आया। कहने लगा इस खोखे के पीछे नल का लगा हुआ है, तुम वहां जाकर मुंह हाथ धो आओ। मैं बाहर निकलकर नलके पर गया, मुंह हाथ धोया, पानी पिया और वापस खोखे के अंदर आकर बैठ गया। गंगू बोला मैं दोपहर को तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लाऊंगा और तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े भी लाऊंगा। मैंने कहा मेरे लिए कहीं से कोई पुरानी पतलून और कमीज ही ले आना, धोती कुर्ता ना लाना। मैं पतलून कमीज में वापस नागपुर जाना चाहता हूँ। वो चला गया। दोपहर को मेरे लिए चावल और सब्जी लेकर आ गया। एक बंडल में पुरानी पतलून और धुली हुई कमीज थी। मेरी जैकेट तो फौजी टॉर्चर सेंटर में ही रह गई थी। मैंने गंदे कपड़े उतार कर वो पहन लिए। मैंने उससे कहा कि फौज को मेरे फरार का इल्म हो गया होगा, क्या इस बारे में तुम्हें कोई खबर है? वो बोला ऐसी खबरें बाहर नहीं निकला करती। फौज और पुलिस इन खबरों को खुफिया रखती है। इससे एक तो उनकी बदनामी होती है कि इतना खतरनाक कमांडो उनकी हिरासत से बाहर निकला, दूसरे वो अपनी सरगर्मियों से मफरूर कमांडो को बेखबर रखना चाहते हैं। वैसे ये बात यकीनी है कि अब तक खुफिया पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों ने सफेद कपड़ों में शहर की नाकाबंदी कर दी होगी। गंगू जय भारती भंडार में मामूली बैरे की हैसियत से मुलाजिम था। उसे सुबह से लेकर रात तक वहाँ काम करना पड़ता था। दोपहर को गया तो रात के 9 बजे वापस आया। कहने लगा तुम्हें स्वामी जी से मिलने उनके मंदिर चलना होगा। वो रात के 10 बजे तक मंदिर में ज्ञान ध्यान में मसरूफ रहते हैं।
हम यहाँ से पूरे 10 बजे निकलेंगे। वहां तुम पतलून और कमीज की बजाय धोती कुर्ता पहन कर जाओगे। उसने संदूक में से एक गहरे रंग की 4 खाना लुंगी और उसी रंग का कुर्ता निकाल कर मुझे दिया। मैंने पतलून कमीज उतार कर लुंगी और कुर्ता पहन लिया। पाँव में गंगू की चप्पल पहन ली। जब रात के 10 बज गए तो गंगू मुझे लेकर एक तरफ रवाना हो गया। वो खुदा जाने कहां कहां से गुजरता रहा। कभी झाड़ियां और वीरान इलाका आ जाता, कभी आबादी शुरू हो जाती। आखिर मुझे एक जगह ढलवान छतों वाले 1 मंजिला मकानों से कुछ फासले पर एक मंदिर नजर आया, जिसका स्टाइल जुनूबी हिंद के मंदिरों वाला था। ये कोई बड़ा मंदिर नहीं था। हम मंदिर के अंदर जाने की बजाय उसके अकब में आकर बैठ गए। ये बिल्कुल वीरान सी जगह थी। वहाँ अंधेरा और खामोशी थी। मुझे कोठरी में बिठाने के बाद गंगू ने अंदर ताक में रखा हुआ तांबे का एक दिया रोशन कर दिया। उसकी रोशनी में मैंने देखा कि दीवारों पर कहीं कहीं जाले लगे हुए थे। मैं पटसन की चटाई पर बैठ गया। गंगू बोला, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकता, मैं जाता हूँ। स्वामी जी तुमसे मिलने खुद आ जाएंगे। उनसे बातें करने के बाद तुम मंदिर के गेट के पास आ जाना, मैं वहां से तुम्हें ले लूंगा। वो चला गया। मैं बंद कोठरी में अकेला बैठा रहा। तांबे का पुराना दिया जल रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं उठकर खड़ा हो गया। दरवाजे को मैंने अंदर से चटखनी लगा दी थी। कदमों की चाप दरवाजे के पास आकर रुक गई। मुझे स्वामी जी की आवाज सुनाई दी, जय सीताराम, दरवाजा खोलो। मैं स्वामी जी की आवाज पहचानता था। मैंने दरवाजा खोल दिया। स्वामी जी अंदर आ गए। उन्होंने दरवाजा बंद करके चटखनी लगा दी। वो उसी गेरुए लिबास में थे। मेरे करीब चटाई पर बैठते ही बड़ी साफ उर्दू में कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से गंगू के पास पहुंच गए। मुझे तुम्हारी फिक्र थी। मैंने कहा, आपको कैसे मालूम हो गया था कि मैं फौज के टॉर्चर चैम्बर में हूँ? स्वामी जी ने, जो मुसलमान थे और हमारे अपने गाजी और मुजाहिद थे, मुस्कुराकर कहा, यह मालूम करना मेरी ड्यूटी में शामिल है। कैप्टन जोशी मेरा मुरीद है। मैंने उसे कुछ ऐसी शोबदाबाजी दिखाई हुई है कि वो मेरा गर्विदा हो चुका है। मुझे उसी की ज़बानी पता चला था कि फौज ने इन पाकिस्तानी कमांडोज को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने जियागामी की खाड़ी में इंडियन नेवी के 2 असलहा बरदार जहाजों को तबाह किया था। उसके बाद मैंने एक मंसूबा बनाया और तुम्हारे तक पहुंच गया। मैंने स्वामी जी से पूछा, टॉर्चर चैम्बर से मेरे फरार होने के बाद आप पर तो किसी को शक नहीं पड़ा कि आपने कमांडो को फरार होने में मदद दी है? स्वामी जी बोले, मैंने यहाँ की फौज के सीनियर ऑफिसर में अपना जो मकाम बनाया है, उसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि किसी को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं पड़ा। बल्कि उल्टा कैप्टन जोशी ने पहरे पर जो लांस नायक मौजूद था और जिसे तुमने बेहोश कर दिया था, उसको क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया। बहरहाल इन बातों को तुम छोड़ दो। तुमने हिंदू बनकर धर्मवीर के नाम से मिलिट्री इंटेलिजेंस की डिफेंस ब्रांच के मेजर शरद दीवान के घर में जो मकाम बनाया है, उसे बना रहने चाहिए। खुदा ने बड़ा कर्म किया कि ऐन वक्त पर तुम फरार हो गए, वरना मेजर शरद कल सुबह पहुंचने वाला था। वो तुम्हें देख लेता तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता और ये बात हमारे हक में सख्त नुकसानदेह साबित होती, क्योंकि तुम धर्मवीर के रूप में मेजर शरद के करीब रहकर भारतीय फौजी हाई कमांड के पाकिस्तान दुश्मन राज मालूम कर सकते हो। तुमने जो जगह बनाई है, यहाँ तक हमारे आदमी नहीं पहुँच सकते। अब तुम्हारा वापस नागपुर जाना बहुत जरूरी है। सुबह मेजर शरद दीवान आने वाला था, मगर उसे आज सुबह ही तुम्हारे फरार की इतला दे दी गई है और वो पौंडीचेरी नहीं आ रहा। लेकिन उसने नागपुर से ही कैप्टन जोशी के खिलाफ गफलत बरतने के जुर्म में सख्त एक्शन लेने का हुक्म जारी कर दिया है। मैंने कहा, आपके ख्याल में मेरे नागपुर जाने का महफूज तरीका कौन सा हो सकता है? स्वामी जी कुछ सोच कर बोले, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा, तुम इस मामले में फिक्र न करो। तुम्हें कल इतला पहुंच जाएगी कि तुम्हें यहाँ से किस तरह निकलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त रेलवे स्टेशन के अलावा शहर के हर बस स्टॉप और लारियों के अड्डे पर पुलिस और मिलिट्री पुलिस के आदमी मौजूद हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात हुई है कि फौजी हिरासत में तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं उतारी गई। अगर तस्वीर उतार ली जाती तो तुम्हारे लिए पौंडीचेरी से बाहर निकलना नामुमकिन था। मैंने स्वामी जी से कमांडो औरंगजेब के बारे में पूछा, क्या आपको मेरे साथी कमांडो औरंगजेब के बारे में कोई खबर है? वो पौंडीचेरी की अशरफिया सराय में मेरी गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले जुदा हो गया था। स्वामी जी कहने लगे, कमांडो औरंगजेब के बारे में मुझे अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली। वो पकड़ा भी नहीं गया। अगर पकड़ा गया होता तो मुझे लाजमी तौर पर इसका इल्म हो जाता। इसका यही मतलब है कि वो पौंडीचेरी से निकलने में कामयाब हो गया है और अब तक कमांडर शेरवान के पास श्रीनगर पहुंच चुका होगा। उसके बाद स्वामी जी उठ खड़े हुए, पहले मैं जाता हूँ, तुम मेरे जाने के 5 मिनट बाद यहाँ से निकलना और जाते हुए ये दिया बुझा देना। तुम्हें क्या करना है इस बारे में कल किसी वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा। स्वामी जी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। उनके जाने के 5-6 मिनट के बाद मैंने दिया बुझाया और कोठरी से निकल गया। मैंने मंदिर का गेट आती दफा देख लिया था। मैं वहां से सीधा गेट पर गया। वहां गंगू एक तरफ अंधेरे में खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे पीछे आने का इशारा किया और आगे आगे चलने लगा। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से गुजरते हुए वापस गंगू की झोंपड़ी या खोखे में पहुंच गए। मैं गंगू को स्वामी जी के साथ जो बातें हुई थी बताने लगा तो उसने कहा, इन बातों को बताने की जरूरत नहीं है, अब तुम सो जाओ। मैं होटल जा रहा हूँ, दरवाजे को अंदर से कुंडी न लगाना। मैं रात को आकर सो जाऊंगा, कल सुबह मुलाकात होगी। वो चला गया।
उसका होटल रात को 12 बजे के बाद बंद होता था। दूसरे रोज भी मैंने आधा दिन गंगू के झोंपड़े में ही गुजारा। दोपहर के बाद गंगू आ गया। उसके हाथ में कपड़े की गठरी थी। वो मेरे लिए खाना भी लाया था। झोंपड़े में आकर उसने कहा, पहले खाना खा लो फिर बात करेंगे। मैंने चावल वगैरह जो कुछ वो लाया था खाने लगा। मैं अभी तक लुंगी कुर्ते के लिबास में ही था। मेरी पतलून कमीज जो गंगू मेरे लिए लाया था संदूक में बंद थी। मेरा पिस्तौल भी संदूक के पीछे ही खुफिया जगह पर छुपाया हुआ था। खाना खा चुकने के बाद गंगू ने गठरी खोलकर उसमें से गेरुए रंग का एक लंबा चोला, गेरुए रंग की एक धोती और लंबे लंबे बालों की एक विग और बड़े बड़े मनकों की माला निकालकर मुझे दिखाई और कहा, ये लिबास पहन लो, तुम्हारी पतलून और कमीज अलग थैले में बंद कर देता हूँ। ये कपड़े तुम नागपुर पहुंचकर बाद में पहन लेना। मैंने पूछा, क्या मुझे साधु बनकर नागपुर जाना होगा? वो बोला, हाँ, मगर तुम अकेले नहीं जाओगे। अकेले अगर तुम किसी की हिरासत के राजा बनकर भी जाओ तो भी पकड़े जाओगे। मिलिट्री पुलिस और सिविल पुलिस के खुफिया लोग तुम्हें तलाश कर रहे हैं और तुम्हारी तलाश में टिड्डी दल की तरह शहर में फैले हुए हैं। मैंने पूछा, तो फिर मैं किसके साथ जाऊंगा? गंगू बोला, स्वामी जी तुम्हारे साथ जाएंगे। उन्होंने सिर्फ तुम्हें हिफाजत के साथ नागपुर पहुंचाने का ये इंतजाम किया है कि वो हिंदू श्रद्धालुओं की पूरी एक मंडली लेकर नागपुर के बड़े मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं। तुम भी इन श्रद्धालुओं में शामिल हो जाओगे। इस तरह तुम पर किसी को शक नहीं पड़ेगा और स्वामी जी की वजह से तुम्हारी चेकिंग भी नहीं होगी। ठीक 1 घंटे के बाद पौंडीचेरी से वरंगल जाने वाली गाड़ी चल पड़ेगी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि पौंडीचेरी के रेलवे स्टेशन तक मुझे अकेले जाना होगा? गंगू बोला, नहीं। 1 घंटे बाद स्वामी जी अपनी मंडली के साधुओं और दूसरे श्रद्धालुओं को लेकर हमारे होटल के सामने से गुजरेंगे। तुम उस वक्त तक हमारे होटल के बाहर बैठोगे। वहां तुम पर किसी को शक नहीं पड़ेगा। यहाँ साधु लोग आम चलते फिरते रहते हैं। जब स्वामी जी अपनी मंडली को लेकर वहां से गुजरेंगे तो तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओगे। ये सारा ड्रामा सिर्फ तुम्हें महफूज तरीके से नागपुर पहुंचाने के लिए खेला जा रहा है। अब जल्दी से ये कपड़े पहनकर अपना हुलिया साधुओं वाला बना लो और मेरे जाने के कुछ देर बाद यहाँ से निकलकर हमारे होटल पहुंच जाना और वहाँ बाहर एक कुर्सी भी होगी, इस कुर्सी पर बैठ जाना। मैं खुद आकर तुम्हें बड़ी अकीदत से कॉफी का ग्लास पेश करूंगा। गंगू के जाने के बाद मैंने धोती कुर्ता उतारकर गेरुए रंग का लंबा चोला और धोती पहन ली, गले में मनकों वाली मालाएं डाली, सर पर लंबे लंबे बालों वाली विग जमा ली और बिल्कुल साधु बन गया। इस हुलिये में मुझे मुश्किल से ही पहचाना जा सकता था। इसके बाद मैंने संदूक में से पतलून, कमीज और बूट निकालकर थैले में डाले और थैला कंधे पर लटका लिया। पिस्तौल मैंने संदूक के पीछे ही पड़ा रहने दिया। इसकी जरूरत नहीं थी। मैं सर से पांव तक साधु बनकर झोंपड़े से निकलकर गंगू के होटल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में 1-2 आदमी मिले मगर उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो न की। होटल के पास आया तो देखा कि बाहर एक लोहे की कुर्सी पड़ी थी। मैं जाते ही गंगू की हिदायत के मुताबिक उस पर बैठ गया। कोई 1 मिनट बाद गंगू मेरे पास आया। उसके हाथ में कॉफी का गिलास था। कहने लगा, महाराज कॉफी लाया हूँ। मैंने साधुओं की तरह हाथ उठाकर कहा, जय विष्णु भगवान की, सफल रहो। मैं खामोशी से कॉफी पीने लगा। 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि सामने बाजार में साधुओं की एक टोली आती दिखाई दी। आगे आगे स्वामी जी अपने मखसूस जोगियों वाले भेस में थे। हाथ में त्रिशूल था। श्रद्धालु और साधु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इनमें कुछ लोग सिविलियन कपड़ों यानी धोती कुर्तों और पतलून कमीज में भी थे। इस शख्स ने हर तबका ख्याल के लोगों को अपना ज़ेरे असर रखा था। ये 15-20 के करीब लोग थे। स्वामी जी आगे आगे चलते कभी कभी जय गुरुनाथ और अलख निरंजन का नारा लगा रहे थे। वो मेरे करीब से गुजरे तो उन्होंने कनखियों से मेरी तरफ देखा और आगे निकल गए। मैं कुर्सी से उठा और जुलूस में शामिल हो गया। चौक में 4-5 वैगनें खड़ी थीं। सब लोग वैगनों में बैठकर रेलवे स्टेशन पर आ गए। रेलवे स्टेशन पर लोग आकर स्वामी जी के हाथ चूमते और एक तरफ होकर बैठ जाते। इन लोगों को रेलगाड़ी का टिकट लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इंडिया में नाबीनाओं और जोगी साधुओं को रेल का टिकट माफ होता है। सब लोग प्लेटफॉर्म में आकर गाड़ी में सवार हो गए। मुझे स्वामी जी ने अपने डिब्बे में बिल्कुल अपने साथ बिठा लिया। वो गर्दन हिला हिलाकर राम नाम का जाप कर रहे थे। गाड़ी चल पड़ी। इस गाड़ी को वरंगल शहर तक जाना था। वहां से हमें नागपुर जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। ये लंबा सफर था। हमारे इर्द गिर्द दूसरे साधु बैठे थे। स्टेशन पर स्वामी जी और बाकी साधुओं की बड़ी आवभगत हुई। लोग मिठाइयां और पूरियां देते रहे। सारा दिन गुजर गया। इस दौरान स्वामी जी मुझसे मतलब की कोई बात न कर सके। रात हो गई। स्वामी जी ने अपने मुरीद साधुओं से कहा, तुम सब लोग अब सो जाओ, हम जागकर राम नाम का जाप करेंगे। ये हमारे साथ जागेगा। सब साधु और दूसरे लोग सोने की तैयारियों में लग गए। पौंडीचेरी के रेलवे स्टेशन पर मुझे प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के इर्द गिर्द कुछ ऐसे चेहरे नजर आए थे जो मशकूक चेहरे थे और यकीनन ये CID और मिलिट्री पुलिस इंटेलिजेंस के खुफिया एहलकार थे। जोगी साधुओं की मंडली का वो बड़े गौर से भी जायजा ले रहे थे मगर खामोश थे। पुलिस दूसरे मुसाफिरों की चेकिंग वगैरह भी कर रही थी लेकिन हमें किसी ने न पूछा।
वो लोग जानते थे कि ये साधुओं की मंडली है और स्वामी गोरखनाथ की क़यादत में यात्रा पर किसी तीर्थ स्थान को जा रही है। रात को जब सब साधु गहरी नींद सो रहे थे तो स्वामी जी ने, जो मेरे बिल्कुल करीब बैठे थे, आहिस्ता से मेरी तरफ झुककर कहा, सब ठीक हो जाएगा। वरंगल में CID ज्यादा होगी, वहां तुम ऊपर बर्थ पर जाकर सो जाना। ट्रेन फर्राटे भरती रात की तारीकी में भागी जा रही थी। स्वामी जी ने एक नजर से करीब सोए हुए साधुओं को जायजा लिया, फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कहा, नागपुर पहुंचने के बाद तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझसे मिले बगैर स्टेशन से बाहर न जाना। वरंगल का स्टेशन आया तो मैं बर्थ पर चढ़कर लेट गया। मैं पहलू के बल लेटा था और मेरा चेहरा खिड़की की तरफ था। मैं ऊपर वाली बर्थ पर लेटा नीम व आंखों से खिड़कियों की तरफ देख रहा था, जहां से मुझे प्लेटफॉर्म पर चलते फिरते लोग नजर आ रहे थे। ट्रेन रुकी हुई थी। इतने में पुलिस के 2 सिपाही स्वामी जी की खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने स्वामी जी से इस इलाके की जबान में, जो बाद में स्वामी जी ने बताया कि तेलुगु जबान थी, हैदराबाद, दक्कन और आज की आंध्र प्रदेश में ज्यादातर तेलुगु जबान बोली जाती है। स्वामी जी को मैं देख रहा था, वो बड़े एतमाद और बेनियाजी के साथ पुलिस वालों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद सिपाही चल गए। स्वामी जी ने निहायत दूरअंदेशी से काम लेते हुए मुझे वरंगल के स्टेशन पर बर्थ पर जाकर लेट जाने का मशवरा दिया था। पुलिस के सिपाही जरूर मेरे बारे में ही कुछ पूछ रहे थे। गाड़ी आगे रवाना हो गई तो स्वामी जी ने चेहरा ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। 2-3 रातों से तकरीबन जाग रहा था। आंखें बंद करते ही नींद आ गई। जब बेदार हुआ तो गाड़ी के डिब्बे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। गाड़ी पूरी स्पीड से जा रही थी। स्वामी जी के चेले उनके सामने सामने वाली नशिस्तों पर बैठे हुए थे। तमिल जबान में उनसे बातें कर रहे थे। अब मालूम हुआ कि हमारे खास आदमी को, जो स्वामी के भेष में था, तमिल और तेलुगु जबानों पर उबूर हासिल था। उस शख्स ने अपने बारे में और उस इलाके में अपनी पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मालूम होता था कि इस मुजाहिद को इस इलाके में बड़ी खास यानी मास्टर स्पाई की हैसियत हासिल है। मैं भी बर्थ पर से उतरकर स्वामी जी के पास बैठ गया और उनके पाठ बड़ी अकीदत से सुनने लगा। तीसरे पहर चंद्रपुर का शहर आया और गुजर गया। सूरज नागपुर के कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों के पीछे झुक रहा था कि ट्रेन नागपुर पहुंच गई। हमारे स्वामी जी ने अपने तमाम अकीदतमंद साधुओं और मंडली के दूसरे लोगों से कहा कि वो प्लेटफॉर्म पर एक तरफ बैठ जाएं, हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। स्वामी जी ये कहकर फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम की तरफ बढ़े। मुझे उन्होंने पहले ही हिदायत कर दी थी कि स्टेशन पर उतरते ही मैं फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में चला जाऊं। चुनाचे मैं ट्रेन के रुकते ही डिब्बे से उतरकर जहां उन्होंने कहा था वहां पहुंच गया था। फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम खाली था। एक तरफ लकड़ी की जालीदार स्क्रीन थी। स्वामी जी मुझे उस स्क्रीन के पीछे ले गए और धीमी आवाज में कहने लगे, ये इत्तला मुझे मिल चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले का प्रोग्राम बनाया है। मेजर शरद दीवान के करीब रहकर थोड़ी सी कोशिश से तुम्हें इस बारे में मालूमात मिल सकती हैं। इस मंसूबे की जो भी खबर मिले, इसे फौरन जिस तरह भी हो सके श्रीनगर में कमांडो शेरवान तक पहुंचा देना। मुझसे शायद तुम्हारी मुलाकात ना हो, लेकिन नागपुर में भी हमारा एक आदमी मौजूद है। फिर स्वामी जी ने मुझे थैले में से एक तह किया हुआ कागज निकाल कर दिया और कहा, इसमें उस आदमी का एड्रेस और वो हिंदुआना नाम है जिस पर वो नागपुर में रह रहा है। खुफिया कोड वर्ड भी लिखा हुआ है। जरूरत पड़ने पर तुम उससे मिल सकते हो। वो धमाका खिज डिवाइसेस बनाने का माहिर है। अब तुम खामोशी से निकल जाओ। अल्लाह हाफिज। ये कहकर स्वामी जी गुरु गोरखनाथ का नारा बुलंद करते हुए वेटिंग रूम के बाथरूम की तरफ चल दिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।